हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SSA कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है पर्यावरण, जो कि यूपी टेट का यह टॉपिक है। तो यूपी टेट में यह प्रश्न आते हैं पर्यावरण से। तो आज हम लोग पर्यावरण का कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग यूपी टेट का पेपर देना चाहते हैं, आप लोग जरूर पढ़िए कंटिन्यू। अब यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद ही सुपर टेट होगा। तो उम्मीद है कि यूपी टेट एक बार जरूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर वीडियो को करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। तो देखिए, आज का पहला प्रश्न है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, आपको बताना है। तो आपको बता दें कि देखिए, आपसे तो इसमें हम जानते हैं कि 26 जनवरी को संविधान जो हुआ था लागू हुआ था। 26 जनवरी को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था, संविधान को लागू हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। यह कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लागू की बात करेगा। अगर इसमें पूछेगा कि संविधान को कब अपनाया गया था, तो आप बताइएगा। आपको बताएंगे तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और लागू हुआ था कब? तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी सही होगा। आप लोग इसको याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, किया जाता है। तो पुष्कर मेला जो है यह कहाँ आयोजित किया जाता है? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में। तो पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, आपको बताना है। तो आप तो ये तो जानते हैं कि राजस्थान में। कहाँ? आप तो जानते हैं कि राजस्थान में किया जाता है, लेकिन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो देखिए, यह किया जाता है राजस्थान के अजमेर जिले में। कहाँ पे? अजमेर के जिले में किया जाता है। और यह एक पशु मेला है जिसमें ऊंट मेला के नाम से भी जाना जाता है। ऊंट मेला के नाम से जाना जाता है। यह बहुत बड़ा मेला होता है। इसमें पशु मेला के नाम से मतलब भी जानते हैं लोग। इसमें पशु का मेला लगाया जाता है। इसमें घोड़ा, हाथी, ऊंट से इसमें बहुत से मतलब पशु लाए जाते हैं, इसमें बेचे जाते हैं। तो यह ऐसा मेला है जो पशुओं के मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित पराबैंगनी किरण में से कौन अधिक हानिकारक होती है? UVA, UVB, UVC, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो पराबैंगनी किरणें हैं वह इसमें से कौन सी हानिकारक हैं, तो आपको बताना है। तो इसमें कौन सी सबसे हानिकारक है सबसे ज़्यादा? तो यह हानिकारक जो होती है हमारी, यह UVC होती है। यह सबसे हानिकारक होती है। जो यह त्वचा पे पड़ने से, इससे त्वचा पर क्या होता है कि एक त्वचा कैंसर होता है इसके पड़ने से शरीर पे। तो यह UVC जो किरण है वह इससे क्या होता है, त्वचा कैंसर भी होता है। तो ये इसमें ऑप्शन हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? यहाँ पे अजैविक घटक नहीं है वो पूछ रहा है। प्रोटीन है, मृदा है, कवक है, फास्फोरस है। तो इसमें से आपको बताना है अजैविक कौन सा नहीं है, अजैविक घटक कौन सा नहीं है। तो इसमें आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो हमारा अजैविक घटक नहीं है तो यह कवक है। कौन सा? कवक है जो अजैविक घटक नहीं है। ठीक, प्रोटीन हुआ, मृदा हुआ, फास्फोरस हुआ, यह सब क्या है? अजैविक घटक है। और यह कवक जो है जैविक घटक है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा कि कवक क्या है, यह जैविक घटक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिर शेर परियोजना अवस्थित है। तो गिर शेर परियोजना कहाँ पे अवस्थित है? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए, इसमें जो मध्य प्रदेश है यह टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर
उत्तर जो प्रदेश है उसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, आप लोग इसको जानते रहिएगा। और जो गिर शेर परियोजना है यह गुजरात राज्य में स्थित है ना, गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी कब? 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में गिर शेर परियोजना की स्थापना हुई थी। यह गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, WWF से आशय है। तो WWF से क्या आशय है? वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वॉच फंड। तो इसमें WW से आशय क्या है आपको बताना है। इसमें आपको बताना है, देखिए WW जो यह इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, ठीक ना, 1961 में की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? तो स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। आपको यह याद रखना है, स्विट्जरलैंड में है। और इसका जो फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी जो कहाँ से निकलती है? अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो आप लोग जानते हैं कि गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, ठीक ना। आप लोग इसको याद रखिए, यूटी जो उत्तराखंड, आप इसको यूटी ना मान लीजिए, केंद्र शासित प्रदेश ना मानिएगा। यह यूटी मतलब शार्ट में लिख दिए हैं उत्तराखंड से, ठीक ना। यह जो गंगा है यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो कौन सी एजेंसी है जो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय जल योजना, सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन सी एजेंसी है जो प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो यह एजेंसी कौन सी है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। आप लोग इसको याद रखिए, केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जो यह प्रदूषण मापन से संबंधित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ पे? आपको बताना है। तो यह कोटोपैक्सी कहाँ पे अवस्थित है? सिसिली में, हवाई द्वीप में, एंडीज में, रॉकीज में। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, यह कहाँ पे अवस्थित है इसको आपको बताना है। तो यह कोटोपैक्सी जो अवस्थित है एंडीज पर्वत पर, ठीक ना, एंडीज पर्वत पे स्थित है। आपको यह याद रखना है। तो आपको यह याद रखना है, जो कोटोपैक्सी है यह एक जागृत ज्वालामुखी है और यह एंडीज पर्वत पर स्थित है। एंडीज पर्वत कहाँ पे है? तो इक्वाडोर में। कहाँ पे? इक्वाडोर में, ठीक ना, इक्वाडोर में। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की जो सांगपो नदी होती है वह भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो यह गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। तो आपको बताना है यह कहाँ सांगपो नदी है जो कि भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत की सांगपो नदी जो भारत में जानी जाती है यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जानती है, ठीक ना, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और यह जो असम राज्य है, असम राज्य की यह शोक नदी भी कहा जाती है, ठीक ना। यह असम राज्य में बहुत तबाही मचाती है, तो असम राज्य में शोक नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसे यमुना के नाम से जाना जाता है। क्या? यमुना के नाम से जाना जाता है। और गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। पद्मा, गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जीवाणु होते हैं, मांसाहारी या शाकाहारी होते हैं। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे जो उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं तो यह मांसाहारी होते हैं, ठीक ना, यह मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है। वायुमंडल का प्रमुख स्तर
जो पृथ्वी तल के नजदीक है कौन सा है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। इसमें से कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर जो हमारा क्षोभ मंडल है, यह वायुमंडल से पृथ्वी से जो यह कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 12 किलोमीटर के ऊंचाई पर है, ठीक ना, 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, क्षोभ मंडल 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर है क्षोभ मंडल, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? 3 है, 4 है, 5 है, 6 में। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं यह आपको बताना है। तो इसमें जो अस्थायी सदस्य हैं 5 अस्थायी सदस्य हैं। ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, राजस्थान में, असम में। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है कहाँ पे अवस्थित है। तो यह अवस्थित है कहाँ पे? तो यह अवस्थित है हमारा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। कहाँ पे है? तो राजस्थान में अवस्थित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? एटीपी, सूर्य प्रकाश, डीएनए, आरएनए। तो ऊर्जा तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या होता है? तो यह सूर्य होता है हमारा। क्या है? सूर्य है। ऑप्शन हमारा बी से होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक मार्ग का संबंध किससे? एक मार्ग का संबंध किससे? गुणवत्ता से, पैकेजिंग से, संसाधन से, उत्पादन से। तो इसमें आप लोग जानते हैं जो किसी भी प्रोडक्ट होता है उस पर एक मार्क लगा रहता है। तो उसका संबंध क्या होता है कि वह प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, उसका गुणवत्ता से संबंधित है, ठीक ना। तो यह इसका मतलब क्या होता है कि यह गुणवत्ता को बताता है कि मतलब गुणवत्ता इसकी अच्छी है। एक मार्क का संबंध गुणवत्ता से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो इसमें आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पे होता है? तो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, मध्य प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में। तो आपको बताना है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक ना। तो यहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? तो देखिए, जो आर्सेनिक द्वारा जो जल प्रदूषण होता है यह पश्चिम बंगाल में होता है, और यह ब्लैक फुट, इससे कौन सी बीमारी होती है? तो ब्लैक फुट होती है। कौन सी? ब्लैक फुट होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ब्लैक फुट इससे बीमारी होती है। ऑप्शन डी हमारा सही है। आगे चलते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1960 में, 1962 में, 1972 में, 1975 में। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, यह सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था। इसमें क्या होता है, जानवरों को मतलब मारकर उसकी खाल, उसकी हड्डी को मतलब वो निर्यात किया जाता था, मतलब बेचा जाता था। तो इसके लिए इस पे सुरक्षा अधिनियम ने क्या बनाया? एक अधिनियम बनाया, और इस उन जो जीव थे उनको बचाने के लिए। तो यह जो हुआ था यह 1972 में हुआ था। कब हुआ था? 1972 में किया गया था। ऑप्शन हमारा सी से होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, आसवन, किण्वन और स्टेरिलाइजेशन। तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो पौधों में होता है, ठीक ना। किसमें होता है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपको बताना है इसमें आपको आसवन क्या होता है? यह अनाज को अलग किया जाता है, मतलब कुछ मिश्रण को अलग किया जाता है आसवन विधि से। और किण्वन जो होता है यह इससे कहा जाता है दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? किण्वन कहलाती है। ऑप्शन हमारा सी से होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है? जर्मनी से, यूनाइटेड किंगडम से, यूएसए से, रूस से। आपको बताना है। तो आपको बताना है कि यह मौलिक कर्तव्य जो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आपको बताना है। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह होगा हमारा रूस, ठीक ना। रूस के संविधान से यह लिया गया। और मौलिक कर्तव्य इस समय वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान की बात करेगा तो आप बताइएगा 11, ठीक ना। 11 है मौलिक कर्तव्य। और उससे पहले थी 1900
इससे पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन 86वें जो संविधान संशोधन हुआ, 86वें संविधान संशोधन में, यह 2002 में हुआ था। कब हुआ था? 2002 में हुआ था, जिसमें एक मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यह मिलकर कितने हो गए? तो 11 हुए। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो इसमें हमारा रूस ऑप्शन सही होगा। मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिए। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुव तारा कहा जाता है? ध्रुव तारा कहा जाता है किसे? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो इसमें आपको बताना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ध्रुव तारा किससे कहा जाता है? कहा जाता है तो यह उत्तरी तारे जो होते हैं, उत्तरी तारे जो होते हैं उससे ध्रुव तारे कहलाते हैं। ध्रुव तारे कहा जाता है उत्तरी तारे को। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ऑप्शन हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। आपको बताना है तो प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था, इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो आप लोग बताइए। इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हो गया था। टाइगरों की बचाने की बात, संरक्षण करने की बात हुई थी, और इसमें टाइगर को जो बचाया जा सके। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, 1973 में हुआ था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, यहाँ कश्मीर होगा, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, उत्तराखंड में। तो आपको बताना है तो फूलों की घाटी अवस्थित है कहाँ पे, आप बताइए। तो फूलों की घाटी कहाँ पे है? आप लोग जानते हैं तो फूलों की घाटी जो है यह उत्तराखंड में है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है, यह आप लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो एक वयस्क मानव जो है उसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है? आपको बताना है। 306, 275, 206, 175। तो एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है। तो इसमें आप लोग बताइए, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा 206, ठीक ना। 206 हड्डियां होती हैं वयस्क मानव में। तो आप लोग याद रखिएगा, इसमें 206 हड्डियां पाई जाती है, और नवजात जो शिशु होता है उसमें 270 हड्डियां पाई जाती हैं। किसमें? जो नवजात बच्चा होता है उसमें 270 हड्डियां होती हैं। आप लोग इसको भी याद रखिएगा, ठीक ना। जब बाल्यावस्था में बच्चा आता है तो उसमें 350 हड्डियां हो जाती हैं। बाल्यावस्था में आपसे पूछ सकता है तो बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां हो जाती हैं? तो 350 हड्डियां हो जाती हैं। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा, जो वयस्क मानव में 206 हड्डियां होती हैं। यहाँ पे ये 270 दिया है नवजात शिशु के लिए, नवजात शिशु के लिए दिया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। तो कहाँ पे ग्रीन पीस? यह न्यूयॉर्क में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में, नागासाकी में। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, इसको आप लोग बताइए। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह एम्स्टर्डम में है। कहाँ पे? एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं डैश का अपचयन होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल, NADP और NADPH2, CO2, जल CO2 और CO2 NADPH2। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आप लोग बताइएगा। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो ये जल होगा। और जो NADP है, NADP का फुल फॉर्म होता है निकोटीमाइड एनिन डाइक्लियोटाइड फास्फेट होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, निकोटीमाइड एनिन डाइक्लियोटाइड फास्फेट होता है, यह इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ये ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? देखिए, LPG के संदर्भ में जो पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही है। यह एक स्वच्छ ईंधन होता है। यह उच्च ऊष्मीय मान है, बिल्कुल सही है। यह एक जो उच्च स्तर का
ज्वलनशील मान इसका होता है, और यह नीले ज्वालामुखी से जलने वाला है। तो कैसा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्या सत्य नहीं है, तो यही हमारा डी ऑप्शन से होगा। यह मेथेन उत्सर्जन करने वाला है, यह मेथेन उत्सर्जन नहीं करता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, अरस्तु की, चार्ल्स डार्विन की, मेंडल की, रॉबर्ट हुक की। तो प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो प्रजातियों की उत्पत्ति की एक रचना है, किसकी है, तो यह चार्ल्स डार्विन की है। ऑप्शन हमारा जो सही होगा इसमें बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मकर रेखा है, कहाँ पे है मकर रेखा, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, 23 डिग्री नॉर्थ। इसमें से आपको बताना है जो मकर रेखा है वो कहाँ अवस्थित है, तो आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, तो 23.5 डिग्री जो है यह साउथ, मतलब जो साउथ है इसमें हमारा मकर रेखा अवस्थित है, 23.5 डिग्री साउथ में स्थित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है, जिनेवा में, हेग में और न्यूयॉर्क में, पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह हेग में है। कहाँ पे है, द हेग में है। या कहाँ पे है, हेग, तो यह नीदरलैंड। आप लोग इसको याद रखिएगा, नीदरलैंड, ठीक ना। क्वेश्चन इसमें हमारा बी सही होगा, तो ऑप्शन हमारा बी में सही होगा। तो आज का यह 30 प्रश्न था। आप लोग को वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।